हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, जिसके ऊपर रिपीटेडली यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। और इनफैक्ट आपके सभी, चाहे वो स्टेट पीसीएस, कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे झारखंड पीसीएस का एग्ज़ाम हो, या फिर हिमाचल प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एग्ज़ाम हो, या फिर हरियाणा के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एग्ज़ाम हो, ये सेंट्रली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम आज इन सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को अंडरस्टैंड करेंगे एंड आई होप आपको ये चीज़ इफेक्टिव लगे, यूज़फुल लगे। और अगर आपको लगे तो प्लीज़ डेफिनेटली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात करते हैं सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के पास में, बट उससे पहले जानते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो लेके कौन आता है। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होते हैं, ये सारे के सारे लेकर के आते हैं हमारा पार्लियामेंट। ठीक है। अब एक सवाल जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से एक है कि पार्लियामेंट के अंदर कौन कौन आता है। पार्लियामेंट के अंदर आता है लोकसभा, पार्लियामेंट के अंदर आता है राज्यसभा, एंड पार्लियामेंट का एक हिस्सा ही कौन है, प्रेसिडेंट, जिनको हम लोग कहते हैं दादाजी कह सकते हैं। ठीक है। प्रेसिडेंट भी हमारे क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट का हिस्सा है। ये यूपीएससी का एक बार प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है का सवाल है, तो आप इसको देख सकते हैं। एंड अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितनी भी अमेंडमेंट होती है वो कौन से पार्ट का हिस्सा है, वो पार्ट 20 का हिस्सा है। और इसके अंदर जो आर्टिकल आता है इसके अंडर, दैट इज आर्टिकल 368। तो मतलब इस आर्टिकल के तहत सारे पार्लियामेंट के अंदर अमेंडमेंट्स को लेके आया जाता है। ठीक है। ये भी सवाल पूछा गया है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप इसको स्टार मार्क करके आप नोट कर लेंगे। हम यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट और मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करने वाले हैं। अगर सबसे क्या बोलते हैं, पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करें तो सब 7th नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करते हैं। इसके ऊपर क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है, तो हम सारी चीज़ों से रिलेटेड, उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड बात करेंगे जिसके ऊपर क्वेश्चन आया। ये कब आया था? ये 1956 के अंदर आया था। मैं जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ ये सारे के सारे आपके PYQs हैं। ठीक है। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 के अंदर आया था। इसके अंदर क्या किया था, लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर जो हम लोगों ने स्टेट का डिवीजन कर रखा था। ठीक है। स्टेट के अंदर मतलब पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। ठीक है। इस चीज़ से रिलेटेड था। पार्ट्स ए के अंदर सारे क्या बोलते हैं, प्रिंसी स्टेट्स आते थे। ठीक, प्रिंसी स्टेट आते थे। या पार्ट बी के अंदर यूनियन टेरिटरीज आती थी। और उसके बाद में पार्ट सी के अंदर कुछ ऐसे स्टेट थे। ठीक है। मतलब प्रोविंसेस कह सकते हैं उस टाइम की भाषा में। और कुछ पार्ट डी के अंदर कुछ कंफ्यूज स्टेट थे जो किसी का पार्ट नहीं बनना चाहते थे। ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ये हमारे 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का पार्ट है। ये फिर इसके बाद में दूसरा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया है, दैट इज 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। ये कब आया था? ये आया था 1961 पे। ये किस चीज़ से रिलेटेड था? ये रिलेटेड था इस चीज़ से कि दादर और नागर हवेली जो है, दादर एंड नागर हवेली इसको इंडिया का पार्ट बनाया गया था। इसको हम लोगों ने इंक्लूड कर दिया था किसमें, यूनियन टेरिटरीज के पार्ट में। और किससे फ्री किया था? पोर्चुगल से फ्री किया था, पोर्चुगीज से फ्री किया था। ठीक है। ये जितनी भी मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ डेफिनेटली आप गूगल कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि मैं आपको बताया नहीं, वो ये कि एक से ज़्यादा मतलब मोर देन वन गवर्नर और मोर देन वन गवर्नर और साथ में हाई कोर्ट जो है वो शेयर कर सकते हैं स्टेट्स। ठीक है। मोर देन वन गवर्नर या फिर हाई कोर्ट जो है वो शेयर कर सकते हैं स्टेट्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इसी का हिस्सा ही है। ठीक है। एक तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे था, दूसरा ये था हाई कोर्ट की शेयरिंग से रिलेटेड ये बात करता है। फिर बात करते हैं हम अगला इंपॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी के एग्जाम के अंदर, दैट इज 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर ये बोला गया है, ये कब आया था पहली बात तो ये आया था 1961 के अंदर। इसके अंदर गोवा, दमन दीव, इन दोनों ही जगहों को, दमन एंड दीव दोनों ही जगहों को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया था। फ्री किया गया था किससे? अगेन पोर्चुगीज से। ठीक है। पोर्चुगीज से इन लोगों को इन दोनों स्टेट्स को, इन दोनों यूनियन टेरिटरीज को पहले बनाया गया था, फिर स्टेट बना दिया गया था गोवा को। और दमन दीव तो हमें आज भी पता है कि ये क्या है, एक तरीके से हमारे यूनियन टेरिटरी का ही हिस्सा है। 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर 13 CEAA के अंदर नागालैंड को भारत का अभिन्न अंग बनाया गया था। नागालैंड को भारत का हिस्सा बनाया गया था, स्टेट बनाया गया था। 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर
1962 में आया था इसके अंदर क्या हुआ था, इसके अंदर अगेन पौंडीचेरी को इंडिया का हिस्सा बनाया गया था। पौंडीचेरी से रिलेटेड एक फैक्ट और भी है कि ये इंडिया की स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, इंडियाज स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट। इसके ऊपर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे आया हुआ है, ठीक है, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट लगभग लगभग 9 स्क्वायर किलोमीटर का है, 9 स्क्वायर किलोमीटर। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये कब आया था, 1967 के अंदर आया था। इसके अंदर हम लोगों ने सिंधी लैंग्वेज को इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे इसका दर्जा दिया था, और इसको हम लोगों ने ऐड किया था 8th शेड्यूल के अंदर। 8th शेड्यूल के अंदर मैं यहाँ पे सारे आपको लैंग्वेज से रिलेटेड पहले बता ही देता हूँ, ठीक है। एक तो 21st है, फिर उसके बाद में हमारा आता है 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये आया था 1992 के अंदर। इसके अंदर हम लोगों ने कौन सी 3 लैंग्वेजेस को ऐड किया था, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये भी हमारे 8th शेड्यूल के अंदर इसका पार्ट बनाया गया था, ठीक है। 8th शेड्यूल के अंदर हमने इसका इंपॉर्टेंट पार्ट बनाया था। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, दैट इज़ 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, CAA। ये भी लैंग्वेज से रिलेटेड था, इसलिए मैंने तीनों को क्लब करके एक साथ लिख दिया, ठीक है। और ये कब आया था, ये आया था हमारा 2003 के अंदर, 2003 के अंदर आया था। और इसके अंदर हम लोगों ने क्या बात करी थी, इसके अंदर हम लोगों ने नहीं 4 लैंग्वेजेस को ऐड किया था, बोडो, डोगरी, मैथिली और सैंथली, और मैथिली, ठीक है, एंड मैथिली, ये भी हमारे 8th शेड्यूल का हिस्सा था, इम्पॉर्टेंट है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट था। फिर उसके बाद में हम लोग बात करें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, मैंने आपको 21st तक बता दिया। फिर आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 35 एंड 36। 35 और 36 जो है, 35 और 36 ये दोनों के दोनों आर्टिकल रिलेटेड हैं एक राज्य से जिसको जो बहुत ऑर्गेनिक खेती करता है, ठीक है, वन ऑफ द स्टेट जिसमें सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, इसको कहते हैं हम लोग सिक्किम। और इसको हम लोगों ने हिस्सा बनाया था भारत का 35th और 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ में, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर बात करते हैं अगर हम लोग 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा भी दिया जाता है, क्या कहा जाता है इसको, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप प्लीज़ इसको नोट कर लीजिएगा। इसके अंदर हम लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड करी थी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड की थी, कौन से पार्ट में, ये हम लोगों ने पार्ट में ऐड की थी 4th A में। मैं आपको बता रहा हूँ डेफिनेटली ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एक, ठीक है, जो मैं आपको ये बता रहा हूँ। फिर उसके बाद में हम लोगों ने इसके अंदर 3 नए वर्ड ऐड किए थे, कौन कौन से, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। हम लोगों ने 3 चीज़ें, 3 शब्द जो हैं ये हम लोगों ने ऐड किया था। मैं आपसे जानना चाहूँगा ये हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है, अगर आप मुझे बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है हमारे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने ऐड करी थी, कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, हमने यहाँ पे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड करी थी, और एक बाद में हम लोगों ने ऐड करी है, वो मैं आपको नेक्स्ट उसमें बताऊँगा, मतलब आने वाले पार्ट में बताऊँगा। फिर उसके बाद में 42nd के बाद में हम लोगों का एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, दैट इज़ 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इस टाइम पे इमरजेंसी भी लगी थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद में। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ों के अंदर चेंज हुआ था, और ये कब आया था, ये आया था 1978 के अंदर। ये आया था हमारा 42nd आया था 1976 के टाइम पे। 1948 के दौरान जब ये आया था, इस टाइम पे हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि पहले हमारा फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी पहले हमारा जो फंडामेंटल राइट था उसको हम लोगों ने हटा करके इसको हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाया, ना कि फंडामेंटल राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इसलिए बनाया क्योंकि फिर इससे हम लोग सबको न्याय नहीं दे पाते, इसलिए हम लोगों ने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया, और इसको हम लोगों ने सेंड कर दिया आर्टिकल 300A के अंडर, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। फिर बात करें तो हमारा नेक्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, दैट इज़ 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब आया था,
52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था 1985 के अंदर। इसके अंदर हम लोगों ने एंटी डिफेक्शन लॉ को ऐड किया गया। एंटी डिफेक्शन लॉ जो कि हमारे किस वाले शेड्यूल का पार्ट है, आप सबसे मैं कमेंट में जानना चाहूँगा। चलिए मैं बता ही देता हूँ आपको, ये हमारे 10th शेड्यूल का पार्ट है। ठीक है, ये हमारे 10th शेड्यूल का पार्ट है। फिर उसके बाद 52nd के बाद में आता है हमारा 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इस 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर हम लोगों ने ये कब लाए थे, हम लोग लेके आए थे 1989 के ड्यूरेशन में। और इसके अंदर हम लोगों ने वोटिंग एज जो हमारी पहले 21 हुआ करती थी उसको रिड्यूस कर दिया हम लोगों ने, 21 टू कर दिया हम लोगों ने कितना, 18 ईयर्स, जिसकी वजह से आज 18 साल के लोग भी क्या कर पाते हैं, वोट डाल सकते हैं जा करके। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। फिर 61st के बाद में एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि मैं नेक्स्ट स्लाइड में कवर करता हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मेरी हैंड राइटिंग आपको विजिबल होगी एंड ईजी टू अंडरस्टैंड है। फिर जो हमारा एक नेक्स्ट आर्टिकल है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, दैट इज़ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की अगर मैं बात करूँ आपसे दोस्तों, तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। ये कब आई थी, ये आई थी 1993 के अंदर। और इसके अंदर हम लोगों ने म्यूनिसिपैलिटी को ऐड किया, हमारे म्यूनिसिपैलिटीज़ को ऐड किया, म्यूनिसिपैलिटी सॉरी, ओ शिट शिट शिट, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। हम लोगों ने 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को आर्टिकल के अंदर हम लोगों ने पंचायत को पहले ऐड किया था, पंचायत सिस्टम को ऐड किया था। पंचायत सिस्टम को हम लोगों ने ऐड किया और ये हमारी कौन से शेड्यूल का पार्ट है, 11th शेड्यूल का हिस्सा भी है। आई एम सॉरी, मैं गलत बता रहा था आपको, बट कोई नहीं, रेक्टिफाई कर दिया। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर हमारा ऐड होता है, कब ऐड हुआ था, ये 1993 के अंदर ऐड होता है। और इसके अंदर हम लोगों ने म्यूनिसिपैलिटीज़ को ऐड किया था, म्यूनिसिपैलिटीज़ को ऐड किया था। और ये हमारे किस शेड्यूल का पार्ट है, दैट इज़ रिलेटेड टू आवर 12th शेड्यूल। आई होप ये इजी होगा, ये आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, पंचायत के अंदर अगर मैं बताऊं तो इसके अंदर टोटल 29 आइटम्स हैं जिसके ऊपर पंचायत डील करता है। एंड अगर मैं म्यूनिसिपैलिटी की बात करूं तो लगभग इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली नहीं एग्जैक्टली 18 आइटम्स है जिसके ऊपर म्यूनिसिपैलिटी डील करता है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। फिर अगला हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब आया था, ये आया था 2002 के अंदर। और इसके अंदर 2002 वाले इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर ऐड किया गया था फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन को ऐड किया गया था इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। एंड एजुकेशन ये हमारे फंडामेंटल राइट के अंदर ऐड किया गया था आर्टिकल 21A के अंडर। और यहाँ पे कुछ DPSPs भी ऐड की गई थी। मैं आपसे जानना चाहूँगा DPSP जो है कौन सी ऐड हुई थी, इसका मैं आपको हिंट देता हूँ। दिस इज़ आर्टिकल 51, आर्टिकल 45। और एक हमारा फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड हुई थी, दैट इज़ आर्टिकल 51A। तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि DPSP में आर्टिकल 45 हमारा किस चीज़ से रिलेटेड है, वो आपको कमेंट करके बताना है। हमारी फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 51A किस चीज़ से रिलेटेड है, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है दैट इज़ 97, जो कि इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है। एंड आई होप कि इसके ये भी आपको सवाल हो सकता है, फ्यूचर ईयर्स में मिल सकता है। 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2012 के अंदर आया था, 2012 के अंदर आया था। इसके अंदर हम लोगों ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ऐड करी थी क्योंकि इट इज़ वेरी वाइडली डिस्कस्ड इन न्यूज़ दीज डेज, इसलिए इसके ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हमारी ऐड हुई थी 2012 के अंदर। किस पार्ट में हुई थी, ये हुई थी पार्ट 9B के अंदर। ठीक है, तो इस पर आप क्वेश्चन डेफिनेटली देख सकते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि ये मुझे आपको बताना चाहिए था। फिर एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 101। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी GST के अंदर जैसे रिफॉर्म्स हुए हैं, चेंजेस हुए हैं, उस चीज़ से ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल बन जाता है। और ये कब आया था, दिस वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 2016। तो और हमारा 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी इसी चीज़ से डील करता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो रिवाइज टैक्स स्लैब्स हैं, इस चीज़ को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एक तो 0% हो गया हमारा स्लैब, एक हो गया हमारा 5%, एक हो गया हमारा स्लैब 18%, और एक हमारा स्लैब है दैट इज़ 40%। ठीक है, एक हमारा स्लैब क्या है, 40% का भी है।
तो ये सारे इंपॉर्टेंट स्लैब्स हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली आप देख सकते हैं, तो आप इसको डेफिनेटली देख लीजिएगा। इस 40% को हम लोग लग्जरी लग्जरी स्लैब या फिर लग्जरी सिन स्लैब भी बोलते हैं, ठीक है। फिर अगला हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है दैट इज़ 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब आया था? ये आया था 2018 के अंदर, और दिस वाज ये NCBC ऐड हुआ था, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इस चीज़ से रिलेटेड था। और फिर हमारा जो आया 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दैट वाज रिलेटेड टू, ये कब आया था? ये आया था 2019 के अंदर, और ये बात करता है कि जनरल कैटेगरी के अंदर जो भी बैकवर्ड सेक्शन है या फिर कह लीजिए इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, जिसको हम EWS कहते हैं, इनको 10% रिजर्वेशन मिलेगा हर तरह के सिस्टम के अंदर, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट है, हालांकि उसको रिपेल कर दिया गया था, ठीक है, बट फिर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस चीज़ से रिलेटेड है? 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है रिलेटेड है कि कोलेजियम सिस्टम को रिमूव करके NJAC लाया गया था, ठीक है, जिससे कि जजेस को सेलेक्ट किया जा सके, बट फिर बाद में इसको रिपेल कर दिया गया था, ठीक है, इसको डिलीट कर दिया गया था। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट फिर भी ये पूछा जाए तो आपके पास में एटलीस्ट आंसर होना चाहिए। दिस दैट्स वाई आई एम कवरिंग इट। आई होप आपको सारे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट समझ में आया होगा इस वीडियो के थ्रू। आपने जो कुछ भी सीखा डेफिनेटली कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।